Hello everyone. Expansion and consolidation of British power in India, पार्ट नंबर 13, चैप्टर 4th। स्पेक्ट्रम की बुक चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री में। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मैंने लास्ट पार्ट में बोला था कि वो लास्ट होगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी बन गया था पार्ट, इसीलिए मुझे वहाँ पे टर्मिनेट करनी पड़ी वो वाली वीडियो। तो ये डेफिनेटली आपकी लास्ट होगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रह गया था। एंग्लो अफगान वॉर जो था ना, हम पढ़ रहे थे लास्ट में, मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे पहले ये वाली स्लाइड्स हमने जो है वो कवर कर ली हैं। आप प्रीवियस लेक्चर्स जाके ये सब कुछ उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे थे हम, ठीक है। ये वाला जो पार्ट था एंग्लो अफगान रिलेशंस, जिसके अंदर हमने फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड हमने जो है वो देख लिया था। एंड इसके बाद जो हमारे दो बचे थे ना, एक तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर बचा था और एक सेकंड वाला। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर से, जो कि कब हुआ था, आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है, 1839 टू 1842। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो 1838 की ट्राइपार्टाइट ट्रीटी हुई थी ना, उसके बाद जो है ड्रास्टिक चेंज आ जाते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन में, जो उस टाइम पे उस एरिया में चल रही होती है, बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ द ओरिजिनल इरिटेंट्स। अब ओरिजिनल इरिटेंट्स उस टाइम पे कौन कौन से थे? पर्शिया लिफ्टेड सेल्स ऑफ हिरात कहाँ पे? आपका अफगानिस्तान में। एंड रशिया रिकॉल्ड इट्स एनवॉय फ्रॉम द काबुल। तो रशिया भी किसको कहाँ से एनमीज बुला लेता है? अपने काबुल से। फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी जो कि ऑकलैंड द्वारा लाई गई थी, वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको आगे लेके जाते हैं, जिसकी वजह से ही आपका क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है इस टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं, उनकी इंटेंशन क्या होती है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में, कि इनको जो है एस्टैब्लिश करना है, टू एस्टैब्लिश द परमानेंट। ये लाइन आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि परमानेंट हमें बैरियर बनाना है अगेंस्ट द स्कीम्स ऑफ एग्रेशन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होते थे, ठीक है। एंड क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशंस भी थी सबके लिए इजीली अटैक करने के लिए, क्योंकि एक वीक सा वहाँ पे सिनेरियो बना हुआ था, ठीक है। लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, डिफरेंट रूलर आ रहे थे, इसीलिए। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है वो आपके जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी उसको अंग्रेज़ों ने आगे फॉरवर्ड किया। एंड उनका मेन मकसद था कि परमानेंट बैरियर बना दें हम, किसके अगेंस्ट में? जो कि अग्रेशन हो रहा है नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे। उसके बाद जो इंग्लिश आर्मी थी वो काबुल तक पहुंच जाती है एंड अटैक कर देती है। एंड लेकिन वहाँ के जो ट्राइब्स होते हैं ना, वो वोन हो जाते हैं, मतलब जीत जाते हैं। कैसे? ब्राइब से, ठीक है। एंड लेकिन अंग्रेज भी कोई कम नहीं थे। तो दोस्त मोहम्मद जो था, ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे, जो दोस्त मोहम्मद था ये सरेंडर कर देता है आपका 1840 के अंदर। और जो शाह शुजा होता था उसको आमिर बना दिया जाता है, किसका? अफगानिस्तान का। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो शाह शुजा था उसको बना दिया जाता है आपका आमिर ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि अब दोस्त मोहम्मद ने तो क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया 1840 में। अब शाह शुजा को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कौन? अफगान के लोग, क्योंकि वो तो इसके खिलाफ थे। एज द ब्रिटिशर्स विड्रॉ द अफगान रोज इन रिबेलियन किलिंग द गैरिसन कमांडर इन काबुल। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेबल्स जो है वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा किलिंग्स का भी सामना इनको करना पड़ता है, ओके। और जो ये ब्रिटिशर्स थे वर कंपेल्ड टू साइन द ट्रीटी विद द अफगान चीफ्स बाय विच दे एग्रीड टू एक्सकवेट द अफगानिस्तान रिस्टोर द दोस्त मोहम्मद। अब वहाँ के चीफ्स क्या कहेंगे? क्योंकि वो शाह शुजा को तो अपना आमिर मान नहीं रहे थे, तो वो दोस्त मोहम्मद जिसने सरेंडर कर दिया था वो चाहते थे कि उसको वापस लाया जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स जो ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो आगे क्या होता है, न्यू एक्सपीडिशन के अंदर ब्रिटिश जो थे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, किसको? काबुल को। क्योंकि जब इन्होंने पहले अटैक किया था तो ट्राइब्स ने उनके अगेंस्ट में वॉर किया था, तो ट्राइब्स जीती थी, है ना। लेकिन अब इन्होंने दोबारा अटैक कर दिया काबुल के अंदर, कितने सन में?
1842 में, बट हैविंग लर्न देयर लेसन वेल, और काफ़ी उनको सीख भी मिली इस अटैक से, जो कि वो पहले नहीं कर पाए थे और अब उन्होंने रीऑक्यूपाई कर लिया। दे अराइव्ड एट अ सेटलमेंट विद द दोस्त मोहम्मद बाय विच द ब्रिटिशर एक्सकवेटेड काबुल एंड रीऑर्गेनाइज हिम एज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द अफगानिस्तान। एट लास्ट जो था, जब वो काबुल को दोबारा से अटैक करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो इनके बीच में सेटलमेंट की एक जो सिचुएशन बन जाती है, उसमें दोस्त मोहम्मद को इनको वापस लेके आना ही पड़ता है। किसको? ब्रिटिशर्स को दोस्त मोहम्मद को वापस एज अ अमीर लेके आना ही पड़ता है। तो जो फर्स्ट अफगान वॉर हुआ जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो कॉस्ट थी, रफली कितने लोग इन्वॉल्व थे और कितने रुपीस लगे, तो 1.5 करोड़ रुपीस में ये पूरा वॉर जो है वो हुआ, और जिसके अंदर 20,000 जो मैन थे उन्होंने पार्ट लिया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर था। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जॉन लॉरेंस एंड द पॉलिसी ऑफ द मास्टरली इन एक्टिविटी। तो ये भी जो है कुछ थोड़ी सी इसके बीच में ही पॉइंट्स आएंगे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम सेकेंड एंग्लो वॉर पे चलेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं आपके जॉन लॉरेंस एंड पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी। तो इसमें क्या था, ये जो पॉलिसी थी, पहली बात नाम से ही सजेस्ट की जा रही है, जॉन लॉरेंस के द्वारा लाई गई थी। किस चीज़ के लिए लाई गई थी? विच वॉज अ क्रिएशन टू डिज़ास्टर ऑफ द फर्स्ट अफगान वॉर। जो कि डिज़ास्टर हुआ था ना फर्स्ट अफगान वॉर में, उसके ही रिलेटेड ये लाई गई थी। और इसका आउटकम क्या निकला था? प्रैक्टिकल कॉमन सेंस एंड इंटीमेट नॉलेज ऑफ द फ्रंटियर प्रॉब्लम एंड द अफगान पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि अफगान का पैशन देखने को मिलता है आज़ादी के लिए, कि कैसे वो लड़े थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये इनको सीख मिलती है। इवन व्हेन द दोस्त मोहम्मद डाइड, क्योंकि अब दोस्त मोहम्मद पहले हटा दिया गया, शाह शुजा को ला दिया गया, लेकिन वहाँ के लोग जो है शाह शुजा को अपना आमिर मानने से इनकार कर देते हैं। फिर दोस्त मोहम्मद को दोबारा सेटलमेंट के अंदर जो है दोबारा ला दिया जाता है, लेकिन 1863 में उसकी डेथ हो जाती है। देयर वर नो इंटरफेरेंस इन द वॉर ऑफ सक्सेशन, क्योंकि अब आगे जाके सक्सेशन के वॉर में इंटरफेरेंस नहीं करते ये। ठीक है, हिज पॉलिसी रेस्टेड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द टू कंडीशन। किसकी पॉलिसी की बात कर रही है? जॉन लॉरेंस की। ये जो मास्टरली इन एक्टिविटी की पॉलिसी थी, इसमें इन्होंने इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया, और दो कंडीशन जो है इनके लिए इम्पोर्टेंट थी। वो कौन कौन सी थी? पहली, दैट द पीस एट द फ्रंटियर वॉज नॉट डिस्टर्ब। जो पीस बना हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। दूसरा, नो कैंडिडेट इन द सिविल वॉर सॉट फॉरेन हेल्प। अब जो सिविल वॉर के अंदर कोई कैंडिडेट है उसको कोई फॉरेन हेल्प नहीं मिलेगी, वो खुद से लड़ेगा। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। पहला क्या है कि जो पीस है फ्रंटियर पे, उसको डिस्टर्ब जो है वो नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो कैंडिडेट है उसको, जो लड़ रहा है उसको जो है फॉरेन हेल्प नहीं मिलेगी, वो खुद से लड़ेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इन्होंने ये बात की कि हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जो जैसा लड़ेगा वो खुद से लड़ेगा, अपनी बुद्धि से लड़ेगा, और पीस भी मेंटेन रखना है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, कहने का मतलब नो इंटरफेरेंस। एंड एज शेर अली एस्टैब्लिश हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन, लॉरेंस ट्राइड टू कल्टिवेट फ्रेंडशिप विद हिम। अब जो लॉरेंस था, जब जो वहाँ पे, क्योंकि दोस्त मोहम्मद की तो 1863 में डेथ हो गई, उसके बाद जो है शेर अली जो है वो गद्दी पे बैठता है। ठीक है, शेर अली ये बैठता है गद्दी पे, एंड लॉरेंस उस टाइम पर होते हैं ब्रिटिशर्स की साइड से। तो ये जो है अच्छे फ्रेंडशिप वाले रिलेशन बना के रखते हैं, क्योंकि मैंने बताया अब ये इंटरफेरेंस वाली पॉलिसी कि जो हमने है इंटरफेरेंस नहीं करनी, वो लेके आए थे। ठीक है, ये तो था आपका। ये पूछा जा सकता है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी किसकी थी, तो जॉन लॉरेंस लेके आए थे ये। ओके, एंड अब हम बात कर लें इसी पॉइंट में लिट्टन की। ये पॉलिसीज आपको याद रखनी है, लिट्टन एंड द पॉलिसी ऑफ द प्राउड रिजर्व। ठीक है, तो ये जो लिट्टन था, ये नॉमिनी था कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का अंडर द बेंजामिन डिसरेली। ठीक है, बिकेम द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कब? 1876 में। एंड इन्होंने ये एक न्यू पॉलिसी स्टार्ट की। ये पूछा जा सकता है, ये जो पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व है, ये किसके द्वारा लाई गई थी? लिट्टन के द्वारा। इसके अंदर क्या था, इनका एम क्या था कि ये साइंटिफिक फ्रंटियर्स
जो है वो लाएंगे एंड सेफ गार्डिंग द स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। और लिटन के अकॉर्डिंग जो रिलेशंस थे विद अफगानिस्तान कुड नो लॉन्गर बी लेफ्ट एम्बिग्यूअस, एकदम क्लियर उनके रिलेशन हो जाएंगे, कहने का मतलब मिलजुल कर सारे रहेंगे। तो यहाँ पे साइंटिफिक फ्रंटियर्स की बात की गई एंड सेफ गार्ड करना है स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। एंड अफगानिस्तान के साथ जो इनके रिलेशन है वो एम्बिग्यूअस वेग नहीं होंगे, बल्कि एकदम से क्लियर रिलेशन बनाएंगे ये अफगानिस्तान के साथ। तो ये पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व भी आप याद रखेंगे। तो ये सारा आपके पास आ जाता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के अंदर। अभी हम बात कर लेते हैं सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की। तो इसी में ही चल रहा है हमारा सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। तो लिटन ने एक ऑफर किया शेर अली को, क्योंकि हमने बात किया था कि दोस्त मोहम्मद की जब मृत्यु हो जाती है 1863 के अंदर, उसके बाद कौन गद्दी पे आते हैं आपके, शेर अली। ठीक है, तो जो ये जो लिटन होता है ये इसके साथ शेर अली के साथ मतलब ऑफर करता है उसको, एक ट्रीटी साइन करने के लिए बोलता है, फेवरेबल ट्रीटी होती है जो कि शेर अली के लिए। बट आमिर वांटेड फ्रेंडशिप विद द बोथ हिज पावरफुल नेबर लाइक द रशिया एंड द ब्रिटिश इंडिया। लेकिन ये जो शेरशाह था ना, शेर अली अफगानिस्तान का, ये रशिया के साथ एंड इंडिया दोनों के साथ जो अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहता था, वाइल कीपिंग बोथ ऑफ देम एट एन आर्म लेंथ। हालांकि दोनों को अलग अलग रखना चाहता था, लेकिन अच्छे अपने रिलेशन अच्छे बना के रखना चाहता था इनके साथ। ठीक है, लेटर बाद में जो शेर अली था रिफ्यूज़ कर देता है टू कीप ब्रिटिश एनवॉय इन काबुल। अब ब्रिटिश एनवॉय को काबुल में रखने के लिए शेर अली इनकार कर देता है, वाइल हैविंग अर्लियर ग्रांटेड सिमिलर कंसेशन टू द रशियंस। लेकिन रशियंस के साथ ऐसा नहीं करता, मतलब अब इंडिया के ब्रिटिशर्स को ये काबुल में रखने को मना कर देता है, लेकिन रशिया के साथ वैसे ही रिलेशन रखता है। लेकिन लिटन को ये बात अब अच्छी नहीं लगती है एंड व्हेन रशियन विड्रॉ देयर एनवी फ्रॉम काबुल, लिटन डिसाइडेड टू इन्वेड अफगानिस्तान। अब इंडिया को तो इसने खुद ही बाहर निकाल दिया लिटन को, मतलब कि हम इनका एनवॉय नहीं रखने देंगे। रशिया को कह रहा है कि हाँ आप रहो, लेकिन अब ये खुद ही, मतलब रशिया जो है खुद ही विड्रॉ कर लेता है। अब लिटन दोबारा से इन्वेड करना चाहता है अफगानिस्तान को। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब शेर अली फ्रेड इन द फेस ऑफ द ब्रिटिश इन्वेंशन। अब क्योंकि शेर अली ने खुद ही ब्रिटिशर्स के एनवॉय को काबुल से बाहर निकाला था, अब लिटन उसको इन्वेड कर रहा है, तो अब शेर अली ये फेस नहीं कर पाया एंड भाग गया, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी कि पहले तो उनको खुद ही बाहर निकाला और रशिया को सपोर्ट किया, अब रशिया खुद ही बाहर हो गया है एंड अब वो जब ब्रिटिशर्स इन्वेड कर रहे हैं तो अब इसके लिए फेस करना इजी नहीं था शेर अली के लिए ब्रिटिशर्स को। तो फिर आगे जाके होती है आपकी ट्रीटी ऑफ द गंधमक, जो है वो साइन की जाती है किसके साथ, याकूब खान के साथ, जो कि बड़ा बेटा होता है किसका, शेर अली का। ठीक है, क्योंकि ये तो भाग गया, ये फेस ही नहीं कर पा रहा था ब्रिटिशर्स को, तो इसके बड़े बेटे के साथ याकूब खान के साथ आपकी ट्रीटी ऑफ गंधमक साइन की जाती है। ये अब आपसे पूछा जा सकता है ट्रीटी ऑफ गंधमक किससे रिलेटेड है, तो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर से रिलेटेड है। तो इसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जो आमिर था वो कंडक्ट करवाएगा अपने फॉरेन रिलेशन विद द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी हम इसको रब कर देते हैं, 1 सेकेंड, ये पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ट्रीटी ऑफ गंधमक। पहली बात तो आपको याद रखनी है, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के साथ ये एसोसिएटेड है। पहला इसमें ये था कि जो आमिर था ये की किसके साथ थी, ब्रिटिशर्स ने की थी ये याकूब खान के साथ। याकूब खान कौन था, आपका शेर अली का बड़ा बेटा, एल्डर सन था, सॉरी। ठीक है, तो आमिर जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाएगा विद द कंसल्टेंसी ऑफ द विद द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस ट्रीटी में ये लिखा था। सेकंड, जो परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट होगा वो कहाँ पे होगा, काबुल के अंदर परमानेंट रेजिडेंट होगा ब्रिटिशर्स का। तीसरी बात इसमें बोले कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था गेव आमिर ऑल सपोर्ट अगेंस्ट द फॉरेन एग्जेशन एंड एन एनुअल सब्सिडी। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो आमिर को क्या देगी, एक तो सपोर्ट देगी कि कोई बाहर से इसके ऊपर अटैक ना करे, और साथ ही साथ में एनुअल सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी।
लेकिन आगे जाके क्या होता है, याकूब हैड टू एब्डिकेट अंडर द पॉपुलर प्रेशर एंड ब्रिटिश हैड टू रिकैप्चर द काबुल एंड द कंधार। अब याकूब तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंडर होता है ब्रिटिशर्स के साथ, एंड ब्रिटिशर इसी दौरान फ़ायदा उठाते हैं, रिकैप्चर कर लेते हैं किसको, काबुल को और कंधार को, ठीक है। अब्दुल रहीम बिकेम द न्यू आमिर। अब याकूब नहीं, उसके बाद जो सेकंड वाला था, क्योंकि वो तो अंडर ह्यूज प्रेशर था, दोबारा से वो कैप्चर कर लेते हैं काबुल को, तो नेक्स्ट जो बन के आता है वो आता है अब्दुल रहमान, जो कि न्यू आमिर होता है। तो लिप्टन चॉक्ड आउट अ प्लान फॉर द डिसमेंबरमेंट ऑफ द अफगानिस्तान बट कुड नॉट कैरी इट आउट। रिपन अबंडन दिस प्लान, क्योंकि लिप्टन इसको क्यों नहीं अच्छे से लेके आ पाता, क्योंकि रिपन इसको अबंडन कर देता है इस प्लान को, ये जो लिप्टन का था, एंड डिसाइडेड ऑन द पॉलिसी ऑफ कीपिंग अफगानिस्तान एज अ बफर स्टेट। क्योंकि जब लिप्टन था, मैंने आपको बताया, वो उसके साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता था, लेकिन जब रिपन आया वो लिप्टन की पॉलिसी को डिनाई कर देता है, अबंडन कर देता है उसको मानने से, एंड अफगानिस्तान को जो है वो बफर स्टेट की तरह बना के रखना चाहता है, मतलब पूरा उसमें इंडिया में ऐड नहीं करने देना चाहता। तो अब अफगानिस्तान गेन्स इंडिपेंडेंट इन द फॉरेन अफेयर्स, इसी में ही चल रहा है। तो ये छोटा सा टॉपिक इसी पॉइंट में ही आपको ध्यान देना है कि अब जो अफगानिस्तान है वो गेन कर लेगा इंडिपेंडेंस इन फॉरेन अफेयर्स। तो इसमें क्या आएगा कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी आप मुझे बताइएगा कब हो रही थी, 1914 से, ठीक है। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन, जो कि 1917 में हो रहा था, ठीक है, अफगान डिमांडेड फुल इंडिपेंडेंस। अब अफगानिस्तान ने इंडिपेंडेंस मांगना शुरू कर दिया। हबीबुल्ला जो कि अब्दुल रहमान को जिन्होंने सक्सीड किया था, वो अब किल हो जाते हैं 1919 में, एंड न्यू रूलर आ जाता है अमनुल्ला, डिक्लेयर्ड ओपन वॉर विद द ब्रिटिशर्स। तो पहले जो चल रहा था वो कौन था, अब्दुल रहमान, उसके बाद हबीबुल्ला आते हैं, उसके बाद आमिरुल्ला आते हैं। तो जब आमिरुल्ला आते हैं ये ओपन वॉर डिक्लेयर कर देते हैं किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, एंड पीस फिर इनको मतलब सेटलमेंट सब होती है 1921 में, जब अफगानिस्तान को पूरी तरह से इंडिपेंडेंस मिल जाती है फ्रॉम द फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद अब हमारा एक ही टॉपिक रह गया है, एंड देन ये हमारा फिनिश हो जाएगा, उसको भी इसी के साथ ही देख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, ब्रिटिश इंडिया एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इसमें देखते हैं कि जो सक्सेसिव इंडियन रूलर्स थे वो ट्राई करते हैं रीच करने की इस एरिया पे, कौन से, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, लाइंग बिटवीन द इंडस एंड द अफगानिस्तान इन देयर सर्च फॉर द साइंटिफिक फ्रंटियर। तो मैंने आपको पहले बताया साइंटिफिक फ्रंटियर के, क्योंकि ये वाला जो रीजन था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फ्रेजाइल रीजन था, इजीली इस पे अटैक किया जा सकता था, एंड साइंटिफिक फ्रंटियर के पीछे ही इंडस एंड अफगानिस्तान वाले रीजन में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेजन्स हुई। तो जो कनक्वेस्ट ऑफ सिंध हुआ वो कब हुआ, 1843 में, और अनेक्सेशन ऑफ पंजाब वो कब हुआ आपका, 1849 में। ये कैरिड आउट किया गया बाय द ब्रिटिशर्स बाउंड्री बियॉन्ड द इंडस एंड ब्रॉट देम इन कंटेक्ट विद द बलोच एंड द पश्तान ट्राइब्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्टली इंडिपेंडेंट थी, लेकिन आगे जाके जो अमीर ऑफ अफगानिस्तान होता है वो क्लेम कर देता है कि यहाँ पे कि ये मेरे अंडर आता है, ठीक है। कौन सा एरिया, बलोच का एंड पठान रूलर्स का जो ट्राइब्स का एरिया होता है वो फिर आमिर अपने अंडर ले लेते हैं, अफगान के जो आमिर्स होते हैं। उसके बाद 1891-92 में ब्रिटिशर्स जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं कौन सा एरिया, हंजा नगर इन गिलगिट वैली। तो ये एरिया जो है ब्रिटिशर्स अपने अंडर कर लेते हैं, विच वर द पासिस कमांडिंग कम्युनिकेशन विद द चित्रल आर्म्ड अब्दुल रहमान, जो कि आमिर था पुराने टाइम में अफगानिस्तान का। तो फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वॉज फाइनली रीच्ड बिटवीन द किस के बीच में, अफगान के बीच में एंड द ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिशर टेरिटरीज के बीच में, कि एक बाउंड्री क्रिएट की जाए
तो उसी बाउंड्री को जो है दुरंत लाइन बोला जाता है। ये आपको ना करंट जनरल नॉलेज में भी पूछा जा सकता है कि दुरंत लाइन जो है वो किस किस के बीच में थी। तो जो इंडिया एंड अफ़गानिस्तान में थी, जो कि ब्रिटिश टेरिटरी थी इंडिया में, उसके एंड अफ़गान के बीच में। तो जो आमिर होते हैं वो रिसीव करते हैं सम डिस्ट्रिक्ट एंड उनको सब्सिडी जो है वो भी इंक्रीज कर दी जाती है। बट द दुरंत एग्रीमेंट फेल टू कीप द पीस एंड सून देयर वर ट्राइबल अपराइजिंग। अब जो दुरंत एग्रीमेंट था वो इतनी देर तक तो चला नहीं एंड ट्राइब्स ने जो है वो हल्ला बोल कर दिया। एंड उसके बाद जो है परमानेंट ब्रिटिश गैरिसन जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। कहाँ पे? चित्रल में। एंड ट्रूप्स जो है वो वहाँ पे गार्ड कर दिए जाते हैं। कहाँ पे? मालाकंद पास में। लेकिन 1898 तक जो है ये अपराइजिंग वैसे की वैसी ही रहती है। अब जब कर्जन होता है ना, कर्जन वाइसरॉय होता है 1899 एंड जब 1905 के बीच में, तब पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड द कंसंट्रेशन को वो फॉलो करता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, कर्जन किस पॉलिसी को फॉलो करता है? पॉलिसी ऑफ विड्रॉ एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो ब्रिटिश ट्रूप होती है वो वहाँ से विड्रॉ कर ली जाती हैं फ्रॉम द एडवांस पोस्ट विच वर रिप्लेस्ड बाय द ट्राइबल लेवीज ट्रेन्ड एंड कमांड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर। अब ट्राइबल्स को ही वहाँ पे जो है, ब्रिटिशर्स ट्रूप्स को तो हटा दिया जाता है, अब ट्राइबल्स को ही वो जो है ट्रेनिंग दी जाएगी कि वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स का वो साथ दे। ही ऑल्सो इनकरेज द ट्राइबल टू मेंटेन पीस, मतलब शांति भी बना के रखनी है। ये नहीं कि अब तुम्हें ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो, आप खुद ही ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने लगोगे, नहीं, पीस बना के रखना है। ठीक है, ही क्रिएटेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी पूछा जा सकता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इंडिया के अंदर इसको लाने वाला कौन था? तो कर्जन का नाम आपको नहीं भूलना है, इन्होंने ही इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर लेके आए थे। अर्लियर इट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। तो ये पहले पंजाब के अंडर था, लेकिन पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है कर्जन लेके आए थे। ओवरऑल जो कर्जन की पॉलिसीज थी वो क्या रिजल्ट लेके आ रही थी कि पीस बना के रखना है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर। तो एक पीसफुल कंडीशंस जो है वो कंटिन्यू रही, लेकिन ओकेजनली जो है ट्राइबल अपराइजिंग तो होती रही, क्योंकि ट्राइब्स तो वो मांगेंगे कि ये हमारा एरिया है। ठीक है, लेकिन 1932 के अंदर ये अनाउंस कर दिया गया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था वॉज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज द गवर्नर प्रोविंस। एंड जब 1947 में आज़ादी का टाइम था, सिंस 1947 द प्रोविंस बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो तब से जो है ये पाकिस्तान के पास ही है। ठीक है, तो ये आपका पूरा लेक्चर था आज का, और इसके पार्ट्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसके हमारे जो हैं वो थोड़े से ही चैप्टर्स बचे हैं, हार्डली 1 और 2। ठीक है, फिर ये हमारी स्पेक्ट्रम की पूरी बुक हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारा एक 6 चैप्टर बचा हुआ है, रिलीजियस एंड द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक नेशनल मूवमेंट बचा हुआ है हमारा 8th चैप्टर स्पेक्ट्रम की बुक का। एक 9 चैप्टर बचा हुआ है नेशनल मूवमेंट, मतलब टाइम पीरियड 8th का टाइम पीरियड अलग है, 9th का अलग है। ठीक है, बस उसके बाद ये पूरी बुक हो गई, मतलब 3 चैप्टर हमारे इसमें बचे हुए हैं, वो भी आई विल कवर इट सून। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।